हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं DFCCIL एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का पेपर शिफ्ट 2। ठीक है, 4:30 से 6:30 के बीच ये पेपर हुआ था। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, अ 230 वोल्ट DC शंट मोटर हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.25 ohm and runs at 1100 rpm taking an armature current of 40 ampere. It is desired to reduce the speed to 750 rpm. If the armature current remains the same, find the additional resistance to be connected in series with the armature circuit. ठीक है, सबसे पहले आपको EMF निकाल लेना होगा E1। ठीक है, B माइनस आई आ रहा है 25 से जानते हैं शंट मोटर के केस में, तो आपका E1 आ रहेगा 220 वोल्ट। ठीक है, सारी वैल्यूज आपको गिवन है। IA की वैल्यू गिवन है, RA आपको 0.25 ओम गिवन है। अब आप जानते हैं E इक्वल टू P5NZ/60A होता है, तो E1/E2 आप N1/N2 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों क्या आपके प्रोपोर्शनल हैं। तो 220 आपने E1 निकाल लिया, E2 आपको निकालना है। 1100 N1 है और 750 आपका N2 हो गया है, देख सकते हैं आप। वहां से आप E2 निकाल लेंगे। जैसे ही आपका E2 निकल जाएगा, E2 इक्वल टू B माइनस IA RA प्लस R एक्सटर्नल, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, सारी वैल्यूज आपको रख देना है। आपका आएगा 70 इक्वल्स टू 40 R एक्सटर्नल। तो R एक्सटर्नल को जब आप सॉल्व करेंगे तो 7/4 हो जाएगा और उसकी वैल्यू आएगी 1.75। तो ये आपका क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, a DC motor takes an armature current of 130 ampere at 460 volt. The armature circuit resistance आपको गिवन है। The machine has 6 poles और आर्मेचर आपका लैब कनेक्टेड है। ठीक है, और 864 कंडक्टर्स यानी कि Z की वैल्यू आपको गिवन है। फ्लक्स पर पोल गिवन है। आपको ग्रॉस टॉर्क फाइंड करना है जो कि डेवलप्ड बाय द आर्मेचर। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है P5Z IA/2πa। ये कहाँ से आता है आपको पता होना चाहिए। E इक्वल्स टू P5NZ/60A और टॉर्क इक्वल्स टू E इक्वल्स टू K5 ओमेगा और टॉर्क K5 IA के रिलेशन से ये निकल के आता है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना था इस वाले क्वेश्चन के अंदर। पोल्स की वैल्यू गिवन थी, फाई आपको गिवन था, जेड कंडक्टर गिवन है, आर्मेचर करंट की वैल्यू गिवन थी आपको, और A इक्वल्स टू लैब बाउंडेड था, तो 6 हो जाएगा आपका P के पोल्स के बराबर। लगभग 1251 न्यूटन मीटर आएगा, लगभग 1250। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टिंग सरफेसेस सेपरेटेड बाय अ लेयर ऑफ एन इंसुलेटिंग मीडियम कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। तो यह आपका कैपेसिटर होता है। आप कैपेसिटर जानते हैं, एक कैपेसिटर कंसिस्ट करता है 2 कंडक्टिंग सरफेसेस सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। ठीक है, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। इससे होता क्या है, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है। C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन A, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D से रिप्रेजेंट होता है, जो कि कैपेसिटेंस है आपका पैरेलल प्लेट का। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, A एरिया है, D गैप है और एप्सिलॉन R आपका रिलेटिव परमिटिविटी होती है। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R होता है, जो कि एप्सिलॉन A अपॉन D से डिनोट किया जाता है। देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रोड्स का और डाइलेक्ट्रिक का। ठीक है, जो 2 कंडक्टिंग सरफेसेस प्लेट्स होती हैं वो इलेक्ट्रोड्स की तरह बिहेव करती हैं। देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन देम, दिस एक्ट्स एज अ सेपरेटर फॉर द प्लेट्स। अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप एनर्जी मीटर कैन वर्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। तो देखिए, 4 टाइप के डीसी एनर्जी मीटर होते हैं, आपको ध्यान रखने पड़ेंगे इनकी वर्किंग के साथ क्या क्या होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक मीटर, मोटर मीटर, क्लॉक मीटर और इंटरमिटेंट रजिस्टरिंग मीटर। ठीक है, तो ये 4 टाइप के आपके डीसी एनर्जी मीटर होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप उसके अंदर इंक्लूड रहता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है, अ डायनामोमीटर टाइप वॉटमीटर है आपका। ठीक है, विथ इट्स वोल्टेज कॉइल कनेक्टेड अक्रॉस द लोड साइड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो कि रीड कर रहा है 200 वॉट। इफ द लोड वोल्टेज इज 240 वोल्ट, ये आप डायग्राम देख सकते हैं डायनामोमीटर टाइप वॉटमीटर का। ठीक है, वोल्टेज कॉइल कनेक्टेड है आपका लोड साइड के अक्रॉस और वो रीड कर रहा है 200 वॉट और लोड वोल्टेज आपका 240 वोल्ट है। दैट वॉट पावर इज बीइंग टेकन बाय द लोड,
द वोल्टेज कॉइल ब्रांच हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1500 ओम। ठीक है, करंट थ्रू द प्रेशर कॉइल आप फाइंड करेंगे तो देखिए I इक्वल टू बी अपॉन आर अप्लाई कर देना। बी आपका 240 है और आर आपका 1500 है, तो आपका 0.16 आ जाएगा। पावर एब्जॉर्ब्ड बाय प्रेशर कॉइल क्या होगा, बी इंटू आई। ठीक है, तो बी कितना था 240 और 0.16 आपका क्या हो जाएगा करंट, जो कि वैल्यू आएगी 38.4। आप देखिए आपको फाइंड करना है द वोल्टेज कॉइल ब्रांच हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1500 ओम। ठीक है, तो आपको फाइंड करना था पावर इज बीइंग टेकन बाय द लोड, पावर कितना लेगा लोड के अक्रॉस। तो देखिए 200 था टोटल, तो 200 माइनस 38.4 जो कि प्रेशर कॉइल से आपका निकला हुआ है, जितनी एब्जॉर्ब कर रहा है आपकी प्रेशर कॉइल, तो उसको माइनस कर देंगे आप, तो 161.6 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में आप बाखूबी जानते होंगे। ठीक है, आपको बताना है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। डिपेंडेंट वाला बाहर होता है, सोर्स आपको डिफाइन करता है। ठीक है, देखिए अब फोर्थ ऑप्शन पे आता हूं मैं डायरेक्ट। देखिए वोल्टेज डिपेंड कर रहा है और करंट क्या है आपका सोर्स है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा राइट आंसर। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर ऑपरेशन इन वेरी हाई एम्बिएंट टेम्परेचर। इस क्वेश्चन पे आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। आई थिंक आंसर विल बी द कॉपर। ओके, बिकॉज आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर देखेंगे टेम्परेचर के हिसाब से तो कॉपर विल बी द बेस्ट। About next question, which of the following material is used extensively for making the electrodes of thermodynamic valves and sparking plugs? ठीक है, तो इसका आंसर निकल होगा। निकल आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग मटेरियल है। ठीक है, जो कि आपके यूज होता है इलेक्ट्रोड्स ऑफ थर्मोडायनेमिक वाल्व में और स्पार्किंग प्लग्स में। ठीक है, साथ ही साथ इट इज आल्सो यूज्ड टू फॉर्म द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द नाइफ accumulator which has distinct advantages over the ordinary lead acid accumulator। तो ये आपका आंसर होगा निकल। About next question, calculate the percentage slip of induction motor having 6 poles fed by 50 cycles, supply rotating with an actual speed of 980 rpm। ओके, सो आप NS120F/P से NS निकाल लेंगे और परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला होता है NS माइनस NR/NS। सो आंसर आएगा आपका 0.02 विच इज 2%। अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड हैंस डज नॉट प्रोवाइड एनी शिफ्ट ड्यूरिंग एम्पलीफायर स्टेज। देखिए इसका आंसर वेन वेरेज ऑक्सीलेटर होगा। जनरल ऑक्सीलेटर और वेन वेरेज ऑक्सीलेटर का डिफरेंस यही होता है कि जनरल ऑक्सीलेटर में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, और अगर हम बात करें वेन वेरेज ऑक्सीलेटर में तो 360 डिग्री और 0 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है, क्योंकि हमें सेटिस्फाई कराना होता है बार्कहाउसेन क्राइटेरिया को। ठीक है, इसी केस में वेन वेरेज ऑक्सीलेटर में नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का यूज होता है, क्योंकि फीडबैक उसमें लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री फेज शिफ्ट हमें होता है। तो कोई फेज शिफ्ट इसमें नहीं होता, इसलिए 0 डिग्री और 360 डिग्री फेज शिफ्ट इसे कहते हैं। ठीक है, तो कोई फेज शिफ्ट रिक्वायर्ड नहीं है थ्रू फीडबैक नेटवर्क इज। ठीक है, क्योंकि सेटिस्फाई क्या कराना है हमको बार्कहाउसेन क्राइटेरिया, ड्यू टू दैट नो शिफ्ट इज प्रोवाइडेड। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इक्वलाइजर रिंग? सो टू अवॉइड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एट द ब्रशेस, thereby helping to get sparkless commutation। देखिए इक्वलाइजर रिंग का यूज ज़्यादातर लैप बाइंडिंग में होता है कंपेयर टू वेव बाइंडिंग, बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन लैप बाइंडिंग। ठीक है, उसी कारण इक्वलाइजर रिंग का यूज मोस्टली इन लैप बाइंडिंग में यूज करते हैं। और किस लिए यूज करते हैं? तो इक्वलाइजर रिंग का यूज लैप बाइंडिंग में टू अवॉइड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। एक बात और ध्यान रखना है कि आपको वेव बाइंडिंग के अंदर जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं वो 2 होते हैं, इसीलिए जो स्पार्किंग होती है कम्यूटेशन के अक्रॉस वो लेस होती है। ठीक है, लैप बाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज़्यादा होते हैं, इसीलिए स्पार्किंग होती है वो सीवियर होती है। ठीक है, इसीलिए स्पार्कलेस कम्यूटेशन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को अवॉइड करने के लिए इक्वलाइजर रिंग का यूज किया जाता है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ बल्क पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, which of the following is preferred?
देखिए एचपीडीसी को यूज करते हैं। एचपीडीसी सिस्टम जो होता है, ठीक है, वो लेस एक्सपेंसिव है और लॉसेस आर लेस कंपेयर टू एसी ट्रांसमिशन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन। सो देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस अबाउट द एचवीडीसीज, जैसे कि लेसर नंबर ऑफ कंडक्टर्स यूज होते हैं, इंसुलेटर्स यूज होते हैं लेसर नंबर्स, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है ओवरऑल लॉन्ग लेंथ के लिए, साथ ही साथ लेस फेस टू फेस ग्राउंड टू ग्राउंड क्लियरेंस, टावर्स आर लेस कॉस्टली, चीपर, कोरोना लॉसेस लेस कंपेयर टू एचवीसीज, ऐसे कई सारे एडवांटेजेस हैं। Which of the following is not an advantage of gravity control when compared to spring control? ठीक है, तो देख सकते हैं आप, it gives cramped scale, ये क्या है आपका एडवांटेज नहीं है, ठीक है, तो इट गिव यूनिफॉर्म स्केल, ठीक है, तो ग्रेविटी कंट्रोल में आपका यूनिफॉर्म स्केल ऑब्टेंड होती है। साथ ही साथ ये सारे एडवांटेज हैं ग्रेविटी कंट्रोल के, जैसे कि स्लाइटली चीपर, अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर वेरिएशंस, नॉट सब्जेक्टेड टू फैटिग, कंट्रोलिंग टॉर्क कैन बी चेंज इजीली, और डिसएडवांटेज है वर्टिकल पोजीशन में कैप, कंट्रोल वेट इंक्रीजेस एट द वेट ऑफ द मूविंग सिस्टम, ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट हैव अ नॉन यूनिफॉर्म स्केल, ठीक है, सॉरी एट द स्टार्टिंग इट गिव्स क्रैम्प्ड स्केल, ओके, ये क्या है डिसएडवांटेज है, नॉट अ यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, सो इट्स गिव्स क्रैम्प्ड स्केल, आपका क्या है डिसएडवांटेज, जो कि आपका ग्रेविटी कंट्रोल का है, ठीक है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज आपको ग्रेविटी कंट्रोल के साथ साथ स्प्रिंग कंट्रोल के भी ध्यान रखने पड़ेंगे। For this question, which of the following system provides bounded output even after the variation in the parameter of the system? देखिए अगर पैरामीटर्स में वेरिएशन भी हो रहा है तो एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम जो होता है वो आपको बाउंडेड आउटपुट प्रोवाइड करेगा। आप देख सकते हैं डायग्राम, ठीक है, तो इसमें जो नेचर ऑफ पोल्स होंगे फॉर द एब्सोल्यूट स्टेबल कंडीशन मस्ट बी रियल और नेगेटिव होंगे। अनस्टेबल सिस्टम का ग्राफ नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, ठीक है, और फॉर बाउंडेड सिस्टम और बाउंडेड इनपुट देने के बाद बाउंडेड आउटपुट आपको जो ऑब्टेंड होगा वो एब्सोल्युटली स्टेबल सिस्टम में मिल जाएगा। Which of the following can be used to extend the range of emitter? देखिए शंट are used to extend the range of emitters because a shunt is a low value resistance having minimum temperature coefficient, ठीक है, इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं with the emitter whose range to be extended, ठीक है। ये बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। जब ट्रांसफॉर्मर टू डिक्रीज द वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी वाइंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी, तो उसको बोलते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्विक रिस्पॉन्स टाइम? देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी सेंसिटिविटी हाई रहती है, साथ ही साथ रिलायबिलिटी भी हाई रहती है। अ फास्ट रिस्पॉन्स एंड compatibility with digital computers, the capability to respond to signal and from the remote places, ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का क्विक रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, अच्छा होता है। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर आपको गिवन है, इफ द ईएमएफ पर टर्न इज 15 वोल्ट देन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स आर। देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न्स निकालने का तरीका होता है, जब भी आपको ए वैल्यू दी हो, ठीक है, ईएमएफ पर टर्न की, ईएमएफ पर टर्न आपको 15 वोल्ट दिया है, तो आपको करना क्या है कि जो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज गिवन है उनको डिवाइड कर देना है, ठीक है, तो 225 अपॉन ईएमएफ पर टर्न, ठीक है, आप जानते हैं E1 अपॉन E2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 होता है, तो वहां से आप जब इस दोनों को सॉल्व करेंगे ईएमएफ पर टर्न को, जो कि मान लीजिए कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, और 225 अपॉन 15 प्राइमरी साइड का आ जाएगा और 3000 अपॉन 15 आपका सेकेंडरी साइड के टर्न्स निकल के आ जाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स इज डन, ठीक है, तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप अच्छे से जानते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, साथ ही साथ व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि जैसे कि लाइट किसी मटेरियल को हिट करता है तो आपका एमिशन मतलब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने लगता है। तो उसी प्रकार बाय प्रोजेक्टिंग लाइट ऑफ सफिशिएंटली स्मॉल वेवलेंथ ऑन द मेटल, ठीक है, किसी स्मॉल वेवलेंथ की लाइट को आप प्रोजेक्ट करेंगे किसी मेटल पे तो आपका इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन चालू हो जाता है। सो अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम,
अ 4 पोल जनरेटर हैज अ वेव वाउंड आर्मेचर, ये आपको याद रखना है, हैज अ वेव वाउंड आर्मेचर विद 730 कंडक्टर्स एंड इट डिलीवर्स 110 एम्पियर एट फुल लोड. If the brush lead is 10 degrees mechanical, calculate the cross magnetizing ampere per pole. तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है Z इंटू आई 1/2p माइनस थीटा एम मैकेनिकल एंगल अपॉन 360 डिग्री. तो Z यानी कि कंडक्टर्स आपको गिवन है, करंट आपको क्या करना पड़ेगा आर्मेचर, ठीक है, जो करंट है आपका उसका वैल्यू हो जाएगी IA अपॉन ए यानी कि आर्मेचर करंट पर कंडक्टर, ठीक है. तो आर्मेचर करंट पर कंडक्टर आपको निकल आएगा 110/2, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है आपको वेव वाउंड दिया है, तो 2 से डिवाइड होगा तो 55, तो 55 हो गया आपका, ठीक है. उसी प्रकार 1/2p, ठीक है, 1/2p आपको यूज करना है माइनस थीटा एम यानी कि एंगल अपॉन 360 डिग्री. साथ ही साथ 40 150 का जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3903 के लगभग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी मैच करता है. So everyone knows about this voltage triangle for series RLC circuit, क्योंकि Vs क्या होता है आपका अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर. तो Vs का स्क्वायर कर देंगे तो आप दोनों तरफ क्या हो जाएगा आपका VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर. इन दी नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रिवर्स सैचुरेशन करंट आपको गिवन है, देन कैलकुलेट द फॉरवर्ड करंट फॉर द वोल्टेज ऑफ 0.2 वोल्ट. ठीक है, देखिए फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, I इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर EV अपॉन KT माइनस 1 होता है, ठीक है. लेकिन इधर आपको जानना होगा I आपका फॉरवर्ड करंट है और I नॉट आपका सैचुरेशन करंट है. K की वैल्यू होती है 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल्स, ठीक है. इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. वोल्टेज की वैल्यू 0.2 गिवन है, ठीक है. सारी वैल्यूज गिवन है, आपको क्या करना है फॉर्मूले में पुट करके इस एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करना है. अगला क्वेश्चन भी बेहद सिंपल है. 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेट्स फ्रॉम अ सप्लाई हुज फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ मोटर. सबसे पहले आप NS 120F अपॉन B से NS निकाल लेंगे, फिर NR इक्वल्स टू NS 1 माइनस S होता है. स्लिप आपको गिवन है, NS आपने निकाल लिया है, 1164 आपका आंसर आ जाएगा. अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2500 230 वोल्ट ट्रांसफार्मर है, ड्रॉस अ नो लोड प्राइमरी करंट ऑफ 0.5 एम्पियर एंड एब्जॉर्ब्स 500 वॉट. फाइंड द मैग्नेटाइजिंग एंड आयरन लॉस करंट. तो देखिए आयरन लॉस करंट कैसे निकालेंगे आप, आयरन लॉस करंट इक्वल्स टू P अपॉन प्राइमरी साइड का वोल्टेज. तो 0.2 एम्पियर आपका आ जाएगा मैग्नेटाइजिंग आयरन लॉस करंट, ठीक है. अब आप जानते हैं नो लोड करंट का स्क्वायर इक्वल्स टू वर्किंग कंपोनेंट स्क्वायर प्लस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट का स्क्वायर. आप इसको जानते होंगे, I नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ IW स्क्वायर प्लस I म्यू स्क्वायर. वहां से आप I म्यू आप जानते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, ठीक है. मैग्नेटाइजिंग करंट कैसे निकालेंगे आप, अंडर रूट ऑफ I नॉट स्क्वायर माइनस IW स्क्वायर. IW आपका क्या है, आयरन लॉस करंट आ चुका है, और I नॉट आपको गिवन था 0.5 एम्पियर. तो 0.5458 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. इस क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. स्पीड ऑफ द रोटर आपको गिवन है, आपको केवल सिंक्रोनस स्पीड फाइंड करना है. NS 120F अपॉन P आप अप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पैसिव एलिमेंट्स. तो आप जानते हैं R, L और C आपके पैसिव एलिमेंट होते हैं. ट्रांजिस्टर आपका पैसिव एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ट्रांजिस्टर एक एक्टिव सर्किट कंपोनेंट है, क्योंकि ट्रांजिस्टर की एबिलिटी होती है एम्पलीफाई द पावर ऑफ अ सिग्नल, ठीक है. इंडक्टेंस की यूनिट आप अच्छे से जानते ही होंगे, हेनरी. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी बैंड गैप वैल्यू ऑफ जर्मेनियम. तो जर्मेनियम की 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और फॉर सिलिकॉन आपकी होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. व्हाट इज द यूज ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर. तो आप जानते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ हाई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है, जिसे आप सब स्टेशन में यूज करते हैं. किसके लिए यूज करते हैं, हाई AC को मेजरमेंट करने के लिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या फिर वोल्टेज ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अ ट्रांसफार्मर कैन नॉट रेस और लोअर द वोल्टेज. ये गलत है, कैन होना चाहिए, ठीक है. अ ट्रांसफार्मर भी रेस और स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकता है वोल्टेज का. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको इन द अनबैलेंस्ड ब्रिज आपको सर्किट दिया हुआ है. फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस दैट एग्जिस्ट अक्रॉस द ओपन स्विच. इस ओपन स्विच के अक्रॉस आपको पोटेंशियल फाइंड करना है.
तो देखिए इस प्रकार का सर्किट आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एबीसी का रेजिस्टेंस और एडीसी का रेजिस्टेंस आप निकाल लेंगे, उसके साथ वोल्टेज अक्रॉस बी पॉइंट आप वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। 10 इंटू 8/10 जो कि 8 वोल्ट आएगा, और बीडी आएगा आपका 10 इंटू 4/8 जो कि 5 वोल्ट आएगा। आपको बीबी माइनस बीडी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है दोनों के बीच, तो 8 - 5 3 वोल्ट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। विच इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर। तो टॉर्क और आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है आपकी, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से भी जानी जाती है। The amount of EMF induced in a coil cutting the magnetic lines of force is determined by the following given factors. Select the odd one. तो हम जानते हैं strength of the magnetic field, ठीक है, length, speed E equals to BBL, आप अच्छे से जानते होंगे फॉर्मूला। इसमें से ऑड कौन सा है, तो टेम्परेचर। टेम्परेचर पे आपका EMF इंड्यूस डिपेंड नहीं करता है। A network of resistor is connected to a 16 volt battery with an internal resistance of 1 ohm. Compute the equivalent resistance of the network. तो वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा 36/12 3 + 2 + 2 + 1 which is equals to 8 ohm. Answer is here wrong I think. Working principle of Western type frequency meter is based on which of the following principle? तो देखिए Western type frequency meter is based on the principle of deflection. It consists of 2 coils. ठीक है, 2 कॉइल इसके अंदर होती हैं, एक होती है रेजिस्टिव और एक होती है आपकी इंडक्टिव कॉइल। होता क्या है, द करंट इन द कॉइल चेंजेस, करंट आपके कॉइल के अंदर चेंज होता है whenever the signal frequency deviates from the standard frequency। ठीक है, तो क्या होता है उसकी वजह से, द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर विल मूव टुवर्ड्स द हायर मैग्नेटिक फील्ड। In an alternating current varying sinusoidally, RMS current और effective current is defined by। तो देखिए आप जानते हैं RMS करंट Im/√2 से रिप्रेजेंट करते हैं, which is equals to 1/√2 होता है आपका 0.707 Im। Which of the following statements about domestic wiring is correct? तो देखिए जो अर्थ वायर होता है आपका वो साइज में थिकर होता है और वो कॉपर का बना हुआ होता है, क्योंकि जो आपका अर्थ वायर है वो लॉन्गर है, अर्थ पिन जो होती है आपकी लॉन्गर होती है, जिससे कि आपके जो अप्लायंसेस होते हैं डोमेस्टिक मतलब आपके घर के अंदर, वो पहले अर्थित होना है। ठीक है, तो द अर्थ पिन इज लॉन्गर सो दैट द अप्लायंसेस इज फर्स्ट अर्थिड। अब कॉपर ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर हैव एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी इन मोल्डिंग एंड स्ट्रेचिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी, ईजी ऑफ इंस्टॉलेशन, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, एबिलिटी टू शोल्डर, टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई मेल्टिंग पॉइंट, कोरोजन रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें रिलेटेड हैं आपके कॉपर से। इसीलिए अर्थ वायर को एक थिकर साइज में रखते हैं और वो बना हुआ होता है आपके कॉपर का। इनमें से कौन सा टर्निंग ऑन मेथड नहीं है आपके सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का? तो देखिए फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग होता है, टेम्परेचर ट्रिगरिंग होता है, dB/dt ट्रिगरिंग मेथड है, लाइट ट्रिगरिंग मेथड है, गेट ट्रिगरिंग मेथड है। तो देखिए आपकी रेडिएशन ट्रिगरिंग जो है वो आपकी लाइट ट्रिगरिंग हो गई, वोल्टेज ट्रिगरिंग आपकी फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग होती है, थर्मल ट्रिगरिंग यानी कि टेम्परेचर ट्रिगरिंग है, ठीक है, एमीटर ट्रिगरिंग मेथड नहीं है आपकी टर्निंग ऑन SCR में। A commutator in a DC generator is used to, तो DC जनरेटर के केस में AC to DC, जिसे रेक्टिफायर के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है, अगर रेक्टिफायर आए तो कम्यूटेटेड रेक्टिफायर, तो DC जनरेटर का केस है, और अगर मोटर का केस है तो DC से AC होता है, ठीक है, और वो इन्वर्टर की तरह ट्रीट होता है। SCR की फुल फॉर्म आप अच्छे से जानते होंगे, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। फॉर्म फैक्टर आप अच्छे से जानते होंगे, फॉर्म फैक्टर आपका होता है RMS अपॉन एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर के केस में यह होता है 1.11 और हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में इसकी वैल्यू होती है लगभग 1.58 और 1.57।
देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपसे फोर्स की वैल्यू पूछी है। फोर्स होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, मास है 5, एक्सेलरेशन है आपका 3, तो 5 3 जा 15। लेजर का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। लेजर होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल इन फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट? तो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में 81.1 और हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में 40.5 यानी कि 41 के लगभग होती है, लेकिन 40.5% होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में। इसको तो आप बखूबी से जानते होंगे। किरचॉफ लॉ कहता है आपका एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग सेट पॉइंट्स और जंक्शन इज इक्वल्स टू 0। रिमेनिंग क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। अभी 45 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, टोटल 96 क्वेश्चन है। अभी हमने इतना पार्ट कर लिया है, तो वेट करिए शाम या रात तक, नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड कर देंगे।